नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। वहीं प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम के होंगे। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश दिए हैं। तो निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। 4 मई और 11 मई को निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 9 मंडलों में चुनाव होंगे, तो दूसरे चरण में 9 मंडलों में चुनाव होने और ऐसे में जहां तारीखों के ऐलान के बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो दूसरे चरण का नामांकन 24 मई तक होना है और ऐसे में जहां 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, वही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। 4 मई और 11 मई को चुनाव कराए जाएंगे और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो चुका है निकाय चुनाव की, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी पार्टी की? देखिए जागृति, जहां तक जैसे ही कल जो है अधिसूचना घोषणा हुई है, उसके बाद 4 और 11 मई को चुनाव का जो है होना पक्का हो गया है। 14,684 सीटों पर चुनाव होना है और महापौर अध्यक्ष इनके आरक्षण में किसी तरह कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहला चरण जो 4 मई को है उसमें लखनऊ, देवीपाटन और गोरखपुर, मुरादाबाद सहित 9 मंडल और 37 जिले हैं और दूसरी चरण 11 मई को जिसमें अयोध्या, कानपुर, बरेली सहित 9 मंडल और 38 जिले शामिल हैं। तो अभी तक जो आपत्तियां आई थी, 832 आपत्तियां आई थी, जिनको निस्तारित करने के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन आज हाई कोर्ट में एक सुनवाई है, इसको लेकर के अभी कोई नोटिस नहीं मिली थी चुनाव आयोग को, इसलिए जो है चुनाव की घोषणा हो गई है। अब सुनवाई के बाद क्या होता है और क्या निर्णय निकलता है, ये शाम को ही पता चल पाएगा क्या है जी। और जहां तक जिला प्रशासन इनकी सबकी तैयारी, बात पूरे प्रदेश में जो सड़कों पर सत्ता पक्ष की या दूसरे सभासदों की या जो मेयर्स की जो होर्डिंग्स लगी थी और बैनर्स लगे थे, वो हटवाने का काम शुरू हो गया है और नगर निगम पूरी तरह से जो है सतर्क है और पूरी रात आज होर्डिंग और बैनर्स हटाए गए हैं और जो बचे हैं आज काम हो जाएगा। तो इससे लग रहा है सरकार पूरी तरह तैयार है। चुनाव में किसी तरह कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ जो तैयारी में कोई कमी हो। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, और जिस तरह से तारीखों का तो ऐलान हो चुका और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं पार्टियों द्वारा? देखिए सभी पार्टियां तैयार हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज है अब टिकट का मामला आता है, तो सबके पद प्रत्याशी टिकट लेने के लिए मौके पहुंच अपने पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और सबके पास जो है हर आदमी चाहता हमें टिकट मिल जाए। जो वर्तमान सभासद हैं वो भी लगे हुए हैं और जो जिनको प्रत्याशी नहीं पिछली बार थे वो इस बार भी लगे कि हमें टिकट मिल जाए। तो सभी पार्टी दफ्तरों में, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा के पास है, भाजपा के पास जो सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं और सबसे ज्यादा लोग लड़ने वाले हैं, तो इसलिए भाजपा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है। सत्ता पक्ष का मामला है, इसलिए वहां भीड़ होना स्वाभाविक भी है। दूसरे नंबर पे सपा है, सपा भी अपनी तैयारी में लग गई है, उसके यहाँ भी वोटों की भीड़ है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस और बसपा, ये भी अलग अलग लड़ने की बात चल रही है। तो सभी जगह टिकट लेने वालों की भीड़ है और सभी अध्यक्ष लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं और जिला अध्यक्षों की भी पूछ इसमें बढ़ गई है कि जिलों में भी जो है अपने वोट के लिए लोग जिला अध्यक्ष का संपर्क कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सामंजस्य करके टिकट बांटेंगे। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है चुनाव मई में होने, लेकिन प्रशासन की कितनी तैयारी नजर आ रही है, किस तरह से प्रशासन तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर चुनाव के समय में जो है शरारती तत्वों द्वारा जो है माहौल खराब करने की कोशिशें की जाती हैं। नहीं, माहौल खराब करने के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी हो। तो पुलिस और प्रशासन लगातार सतर्क है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि सरकार पहले से तैयारी कर चुकी है।
अभी डीजीपी ने बैठक की, उन्होंने भी कहा कि है किसी तरह के हम चुनाव में कमी नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने सारे जो एसएसपी को, सारे कमिश्नरेट को और सारे इंस्पेक्टर्स को और सीओ को सबको अलर्ट कर दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में देखें और जहां कोई भी जगह संदिग्ध गतिविधि को लोग लगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे किसी तरह की जो है समस्या ना हो। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसी बीच 4 और 11 मई को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं पहले चरण में 9 मंडलों में चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरे चरण में भी 9 मंडलों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और ऐसे में जहां तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही आपको बता दें कि 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी और 4 मई को पहले चरण के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों का मतपत्रों में निर्वाचन होना है। नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष और 7167 सदस्यों का, आपको बता दें कि प्रदेश में जहां 14,684 पदों पर निर्वाचन होगा, तो वही बाराबंकी, अमेठी, बस्ती में 11 मई को वोटिंग होगी। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर में 11 मई को वोटिंग होगी। तो मऊ, बलिया में भी 11 मई को वोटिंग संपन्न कराई जाएगी। सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर में भी 11 मई को वोटिंग होगी। कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात में भी 11 मई को वोटिंग होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की तैयारियां जो है पार्टियों द्वारा देखने के लिए मिल रही है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगातार उन्होंने सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और ये जिम्मेदारी दी गई है सांसद को, पूर्व सांसद को, और इसके साथ ही वहां पर जो बड़े नेता और पार्टी के हैं, जो पार्टी में सचिव हैं, महासचिव हैं, ये सब भी निकाय चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय नजर आएंगे। जिले का दौरा होगा, जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम में खासकर जहां पर राजनीतिक गठबंधन के साथ चुनाव होना है, वहां पर भी जो है डेरा डालेंगे, कैंप करेंगे नेता। यानी कि निकाय चुनाव को रिहर्सल के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में निकाय चुनाव के जो परिणाम होंगे, इसका असर लोकसभा पर पड़ने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है। शिवपाल सिंह यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो पुराने यानी कि जो उठे हुए नेता हैं, जो दूसरे दलों में चले गए हैं या फिर समाजवादी पार्टी से दूर हो गए थे, उनको वापस पार्टी में लेकर आ रहे हैं। कल के खबर आई थी जहां पर बस्ती के जो कद्दावर नेता है राजकिशोर सिंह, वो बसपा से निष्कासित कर दिए गए। माना यह भी जा रहा है, सूत्रों का कहना भी है कि वो समाजवादी पार्टी के कॉन्टेक्ट में है, क्योंकि वो शिवपाल सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं, उनको भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि लोकसभा से पहले इस तरह कई नेता जो अलग अलग दलों में चले गए, उनको वापस समाजवादी पार्टी लेगी और निकाय चुनाव खासकर वो मजबूती के साथ चलना चाहती है, ताकि पूरा मैसेज पूरे प्रदेश में जाए, ताकि उसका असर लोकसभा में नजर आए। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वही यूपी निकाय चुनाव की तारीख आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता बीजेपी के दबदबे का और कुशासन का अंत करेंगी। वहीं सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर का भी निकाय चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है। बता दें, आगरा में निगम की टीम सड़कों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग उतार रही है, तो वहीं इसकी मॉनिटरिंग अधिकारी खुद कर रहे हैं। वहीं श्रावस्ती में भी अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन एक्शन में आ गया है। इकोना और भिन्हा शहर के होर्डिंग और पोस्टर उतारे जा रहे हैं। नगर पंचायत और पुलिस की कई टीमों के एक साथ
ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं फतेहपुर में भी युद्ध स्तर पर प्रशासन के जरिए होर्डिंग बैनर हटवाने का काम जारी है। एसडीएम सदर अवधेश निगम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होगी। बता दें कि फतेहपुर में 2 नगर पालिका सीट और 8 नगर पंचायत सीट पर चुनाव होने हैं। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। ये बड़ी और अहम खबर, निकाय चुनाव से पहले ये बैठक बुलाई गई है, जहां बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, भूपेंद्र सिंह चौधरी भी सीएम योगी की मंत्रिमंडल बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अहम जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, वहीं बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है? देखिए, कल निकाय चुनाव की जब अधिसूचना आई थी, जिस समय तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पहले से चुनाव की तैयारी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, सभी मंत्रियों को 5 बजे 5 कालिदास मार्ग पर बुलाया है। और संगठन से भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का संगठन तालमेल बिठाकर किस तरीके से जनता के बीच पे जाना है, और हर मंत्री की जो जिम्मेदारी तय की गई थी, 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए थे। जो महानगर थे नगर निगम के, उसमें जो कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी थी वहां पर जाकर के सरकार की योजनाएं बताएं और जन जन तक पहुंचे, वहां के प्रबुद्ध वर्ग से मतदाता सम्मेलन करें, इन सब चीजों को कार्यक्रम जारी हुआ था। लेकिन आज जो बैठक काफी महत्वपूर्ण बुलाई गई है, इसमें संगठन और सरकार के दोनों पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा मेगा प्लान बनाया जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी ये नगर निकाय चुनाव को पूरे कमल खिलाएगी और साथ ही साथ 2024 को लेकर एक संदेश देगी कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा अभी भी कायम है। और यही वजह है कि लगातार देखा कि 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ सीट जिले पूर्वांचल के हैं तो कुछ जिले पश्चिम के हैं। एक साथ 2 चरणों में चुनाव है। निश्चित रूप से वो वोटर्स पर भाजपा की नजर जरूर होगी। जो 96 वोटर पिछले 2017 की अपेक्षा इस बार बढ़े हैं, तो यूथ कहीं न कहीं इस बार भविष्य लिखेगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो आज बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, संगठन ने अब तक कितने काम किए हैं निकाय चुनाव को लेकर, अब किस तरीके से प्लानिंग करनी है, सरकार की योजनाएं किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब उसके एक निर्धारित जो एक नियम है, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा सरकार को भी, संगठन को भी, हर पार्टी को। तो ये एक पूरी तरीके से प्लानिंग आज की जाएगी। 5 बजे के बाद जब मंत्री वहां पर बैठेंगे तो संगठन और सरकार के दोनों बीच को एक सामंजस्य बनेगा, किस तरीके से काम करना है। उसके बाद जानकारी मिलेगी क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दिए हैं, संगठन को क्या दिशा निर्देश दिया है, उसके बाद जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, रुक करेंगे आपका इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी और अहम जानकारी, दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो निकाय चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी। वहीं आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। दोपहर 1 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो निकाय चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसपी सुप्रीमो मायावती दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस वार्ता। ये बड़ी और अहम जानकारी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर से बड़ी और अहम जानकारी, 96 विधानसभा सीट उपचुनाव का मामला, सपा ने 96 सीट पर उतारा प्रत्याशी। तो कीर्ति कोल को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कीर्ति कोल को सपा ने 96 सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो एमएलए राहुल कोल के निधन से ये सीट खाली हुई थी। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से अब जो है 96 विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशी उतार दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है?
देखिए, दो सीटों पर जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो दो सीटें खाली हुई थी, उनको लगातार जिस तरीके से एक आजम खां की बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट थी, एक अपना दल की जो विधायक जिनके निधन के बाद जो सीटें खाली हुई थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी उतारकर कहीं न कहीं वो चाल चल दी है कि जिस तरीके से वहां पर समीकरण, जिस तरीके से जाति समीकरण वहां पर फिट बैठ रहे थे, उसको लेकर अपना प्रत्याशी उतारा है। अब भारतीय जनता पार्टी हालांकि एक सहयोगी पार्टी अपना दल है, अपना दल यस अनुप्रिया पटेल की क्या उस सीट पर किस तरीके से वहां पर मंथन करेंगी, क्योंकि जो प्रत्याशी, हालांकि समाजवादी पार्टी अभी पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी कि वो सीट समाजवादी पार्टी के पाले में आए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही, क्योंकि छोटे छोटे आप समझिए कि जो नगर निकाय के चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं लोकसभा चुनाव से कम नहीं समझ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लगा के संगठन सभी एक मंत्रियों को लगाया गया इस चुनाव में। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो चुनौती जरूर होगी कि इस जो गठबंधन की सीट है उसको फिर से दोबारा जीत हासिल करे, और जिस तरीके से रामपुर में एक बार लगातार जिस तरीके चाहे लोकसभा चुनाव की जो चुनाव हुआ था, आजम खां की सीट खाली हुई थी, फिर आजम खां की जो विधायकी की सीट खाली हुई थी, दोनों ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हुआ है। क्या इस जो अपना दल की जो यस की जो सीट खाली हुई उस पर क्या दोबारा जीत दोहरा पाएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां यूपी में फिर से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें पिछले 24 घंटे में 319 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 1192 हो गई है। बता दें सबसे ज्यादा मामले लखनऊ से सामने आए हैं, जहां पर 64 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं गाजियाबाद में 48 और गौतम बुद्ध नगर में 62 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। साथ ही आपको बता दें कि 11 और 12 अप्रैल को कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल होगी, जिसको लेकर आज नोडल अफसरों की बैठक होनी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं में तकरार शुरू हो गई है। सबसे पहले किच्छा विधायक तिलक राज बेहद और उसके बाद विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वहीं इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुलकर दोनों का विरोध किया और कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मीडिया के जरिए नहीं, अपनी बात दिल्ली जाकर उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रदेश संगठन में एक बार फिर से नेताओं के बीच जो है तकरार शुरू हो गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में जो कांग्रेस का संगठन है वो बार बार इसलिए ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है कि उसको सरकार की नीतियों की या फिर सरकार के काम की आलोचना करनी है, उसकी समीक्षा करनी है। उत्तराखंड में संगठन बार बार इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ पर जो बड़े 3-4 नेता है, उनमें आपस में जो टकराव है, मनमुटाव है, जो झगड़े चलते रहते हैं। अभी अगर मौजूदा स्थिति को देखेंगे तो उत्तराखंड में संगठन को पुनर्गठित किया गया था। तकरीबन 1 साल से संगठन का गठन नहीं किया गया था। अभी जो 26 जिला बनाए गए हैं, यहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस नियुक्ति के बाद तुरंत ही छोटे छोटे विरोध शुरू हुए और छोटे छोटे विरोध ने बड़ा रूप ले लिया। जैसे अगर देखेंगे तो सबसे पहले रुड़की में विरोध शुरू हुआ और रुड़की के कुछ कार्यकर्ता है और उनकी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है कर्ण मेहरा, उनके साथ नोकझोंक भी हुई, तीखी बहस भी हुई। इसको लेकर कर्ण मेहरा का कहना था कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब बात लोकतांत्रिक है और पार्टी में बात रखने का अधिकार है, तो ये बात यहाँ तक पहुंच गई है कि कर्ण मेहरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये कहना पड़ा कि जो प्रीतम सिंह है जी, और इसके अलावा जो कांग्रेस के एक और विधायक है पेड़, कि वो मीडिया में अपनी बात ना रखे। अगर किसी को कोई ऐतराज है, किसी को किसी फैसले पर कई बात है, तो वो सीधे दिल्ली में जाकर पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखे, यानी कि बात आगे बढ़ती। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण को लेकर कवायद तेज, चुनाव आयोग जनता से लेगा राय, हरिद्वार से की जाएगी शुरुआत। तो यहाँ आपको बता दें कि ओबीसी सर्वेक्षण के बाद आरक्षण होगा तय। निकायों में 90% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है काम शुरू हो चुका है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर अब जिस तरह से जो है आरक्षण को लेकर जो है बात हो रही है, यहाँ पर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग जो है अब इसकी जनता की राय लेगा। हालांकि अब इसकी शुरुआत जो है हरिद्वार से शुरू होने जा रही है और वही अब नवंबर से जो है बताया जा रहा है कि जो है नगर निकाय चुनाव होंगे। तो इसको लेकर जो है पूरी तरह से आयोग की जो एक्चुअल पीठ है, जो समर्पित है, उनके द्वारा तय किया गया है कि अब इसमें जो है जनता की राय लेकर जो है आरक्षण को तय किया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत अब जो है जागृति हरिद्वार से होने वाली है और लगातार तमाम अगर हम बात करें त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर भी जो उसमें कवायद जो है शुरू की गई थी और इसको लेकर जिस तरह से निकाय चुनाव अब आने वाले नवंबर में जो है इसकी डेट फिक्स हो जाएगी। हालांकि अब पूरी तरह से आयोग भी जो है जनता की राय लेने जा रहा है और अब जो है तमाम जो तैयारी निकाय चुनाव को लेकर वो भी पूरी यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो बाद बारिश हुई, पूरा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त सूखा बीत गया और यहाँ पर मानसून कब आया? अक्टूबर। लोग मान के चलते हैं कि इस समय तो बरसात होगी ही नहीं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों को अक्टूबर के महीने में बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए। आपने इस सीजन में भी देखा होगा, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में वर्तमान की जो बारिश हो रही है, नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ इस साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी छूट जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा और हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है। भारत इसे नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अभी लाइफ की बात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने साथ के सामने रखी कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के प्रति किस रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को आज दुनिया अंगीकार कर रही है और उसमें हम इस नेशनल कॉन्क्लेव के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का
जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है उससे कई ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। उस सब के बीच इतनी बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, एक समय पर्याप्त मात्रा में वनाच्छादन भी था, लेकिन समय के अनुरूप जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वन बढ़ते गए। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव की तस्वीर आपने देखी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।